वन नेशन वन फैमिली वन अर्थ, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बात करते हैं इस पर, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है इस पर भी बात करते हैं। आज हम जानेंगे, इस चेहरे को तो आप जानते ही होंगे, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपने सुना होगा। हमारे साथ मौजूद है जनाब तौकीर उस्मानी साहब, और जनाब तौकीर उस्मानी साहब का मैं परिचय दे दूं। वायुसेना में रह चुके हैं, अभी रिटायर्ड है, भूतपूर्व रिटायर्ड वायुसेना के सैनिक रह चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है। और आज मैं इनसे क्यों जुड़ा हूं, पिछली वीडियो में इन्होंने बताया था कि इन्हें पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, किस पार्टी से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस पार्टी से अपना नॉमिनेशन करवाना चाहते हैं। आज इनसे हम पूछेंगे, जानकारी लेंगे, आपको बताएंगे और क्या उद्देश्य है इनका चुनाव लड़ने का, और जियोपॉलिटिक्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इन सारी चीज़ों पर आपसे चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल देसी तर्कश पर। और क्या आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में सारी चीज़ें बताइए, यहाँ की जनता आपको जानना चाहती है। सभी दर्शकों को मेरा आदाब, सलाम, जय हिंद। और जैसा कि इन्होंने कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ी दुनिया की हिस्ट्री को भी जानना पड़ेगा। जब तक हम नेशनल पॉलिटिक्स नहीं जानेंगे तो लोकल पॉलिटिक्स नहीं समझ पाएंगे, और जब तक जियो पॉलिटिक्स नहीं जानेंगे तो नेशनल पॉलिटिक्स को भी नहीं समझ पाएंगे। तो वही इन्होंने जो कहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो इसी को समझने और समझाने के लिए मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में आके इस बात को करूँ। इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कई बार नारा दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, हमें उसके साथ चलना होगा, हम उससे अलग नहीं रह सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी कहा उन्होंने और पार्लियामेंट के बाहर भी कहा कई बार। लेकिन किसी भी सियासी पार्टी ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस ने भी सवाल नहीं किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, हमें उसके साथ क्यों चलना होगा। या फिर किसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, यानी कि नाम निहाद सेकुलर पार्टी, जिसको नाम तो सेकुलर पार्टी का है लेकिन काम कुछ और कर रहा है, तो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी ने भी ये सवाल नहीं किया नरेंद्र मोदी जी से कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, उसका एजेंडा क्या है, हमें उसके साथ क्यों चलना होगा। तो ये मैं आपको रोकना चाहूँगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर साफ लफ्ज़ों में, साफ भाषा में अगर समझा जाए तो क्या ये कोई खुफिया एजेंसी है? जी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे कंट्रोल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब ये है, पहले ये समझ लीजिए है क्या चीज़। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में एक सरकार, एक हुकूमत, एक धर्म, एक अर्थ, जो आपने कहा वन नेशन वन थ्योरी वन अर्थ, तो इसी के तहत ये काम कर रहे हैं। और खुफिया एजेंसी जिसका जो शैतानी ताकत है, यानी कि उसको ग्लोबल क्रिमिनल कह सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कह सकते हैं, जो शैतान के पुजारी है, उनको किसी इंसान से कोई हमदर्दी नहीं, न वो हिंदू से हमदर्दी है, न है मुसलमान से हमदर्दी है, न किसी और मजहब से हमदर्दी है, नहीं ईसाई या किसी और मजहब से। वो आपने कहा कि शैतान, क्या शैतान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल, अब तो बिल्कुल जग जाहिर हो रहा है। अच्छा, बहुत से टेक्नोलॉजी जो इंसानों ने ईजाद किया था, उसमें स्पेन का बहुत बड़ा हाथ है टेक्नोलॉजी ईजाद करने में। हमारे इंडिया के बहुत से साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी ईजाद किया, उस टेक्नोलॉजी को बड़ी शातिराना तरीके से यहूदी लॉबी ने अपने कब्जे में किया, और वो शैतान के जो पुजारी, जो शैतान की पूजा करते हैं, उसके साथ साठ-गांठ करके, जिसको शैतान जिन्नात बोल सकते हैं आप, उसके साथ साठ-गांठ करके बहुत से टेक्नोलॉजी उसको हैंड ओवर कर दिया है, उससे काम करवा रहा है। और बहुत जल्दी डेवलप जो हुआ टेक्नोलॉजी, उसका रीज़न यही है, शैतानों के साथ मिलकर काम कर रहा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में एक हुकूमत कायम करना चाहता है जो इंसानों का दुश्मन है, पूरी इंसानियत का खात्मा करना चाहता है। न वो हिंदू के हमदर्द है, न मुसलमान का हमदर्द है, वो पूरी इंसानियत का खात्मा करना चाहता है। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों किसी का दुश्मन नहीं है, तीसरी ताकत है जो दोनों का दुश्मन है। आखिर इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि वो अपना एजेंडा कायम करना शैतान का। तो उसका जो सरगना है काना दज्जाल जो आएगा, उसके बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी किया है कि आएगा तो बेमौसम बरसात होगी और उसके हाथ में बहुत कुछ होगा, उसी की तैयारी चल रही है। आज देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऐसा इस्तेमाल हो रहा है कि मौसम छेड़छाड़ किया जा रहा है, मौसम छेड़छाड़ किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि मौसम के बारे में तो प्रकृति की देन है, वही ऊपर वाला बारिश बरसाता है, उन्हीं के हाथ में सर्दी गर्मी सब कुछ है, तो फिर ये बेशक है, लेकिन अल्लाह ताला ने शैतानों को बहुत ताकत दे रखा है। अच्छा। इंसानों की टेस्टिंग के लिए। देखते हैं कि किसकी बात मानता है, उसको भगवान मानता है, उसको खुदा मानता है, या हमको खुदा मानता है। उसको टेक्नोलॉजी दिया है और पहचाने के लिए दिया है, हमें अकल दिया है कि असल ईश्वर, असल अल्लाह कौन है और शैतान का हरकत क्या है, सामने दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं इस बार बेतहासा गर्मी हो रही थी, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। ये सब टेक्नोलॉजी कमाल है, हार्ड टेक्नोलॉजी, SAARP,
हाई ऑर्डर एक्टिव रिसर्च प्रोग्राम के तहत ये सब हो रहा है मौसम छेड़छाड़। अब दुबई में देखा होगा भूकंप आया, ये सब टेक्नोलॉजी कमाल है। दुबई में हुआ ना तूफान आया, सब टेक्नोलॉजी कमाल है। अचानक जो कुछ हो रहा है मौसम के साथ, ये सब टेक्नोलॉजी कमाल है। ये टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? आपका फसल बर्बाद कर सकता है बेमौसम। तो इन्हीं सारी चीज़ों को समझाने के लिए आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? मैं सवाल इसलिए करना चाहता हूं पॉलिटिशियन से कि नरेंद्र मोदी जी ने बार बार यही सवाल कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी कई बार उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात किया, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्यों नहीं सवाल किया उनसे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उसका एजेंडा क्या है, ग्रेट रिसेट क्या है, बिल्कुल हार्ड टेक्नोलॉजी क्या है। खुलकर बात कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे, लेकिन उसका एजेंडे के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, नहीं कोई सवाल कर रहा है। तो वही मैं समझाना चाहता हूं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां किसी खुफिया ताकत के तहत इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन, जो उसको खुफिया एजेंसियां हैं। अच्छा, ये इल्यूमिनाती क्या चीज है? मैंने सुना है कि ये भी कोई शैतानी संगठन उसी है। यहूदी शैतानी लॉबी का संगठन है, खुफिया संगठन है, जिसके जरिए से बड़े बड़े लोगों को उसका मेंबर बनाते हैं, बड़े बड़े संगठन के टॉप लेवल लीडर को मेंबर बनाते हैं। तो जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो उद्देश्य है, इल्यूमिनाटी का भी वही उद्देश्य हो सकता है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो सरगना है, बिल्कुल ग्लोबल क्रिमिनल, ग्लोबल माफिया, उसी की एजेंसी है इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन। अच्छा, फ्रीमेसन तो आपको इंडिया में बहुत से ऑफिस मिलेंगे, उसके मेंबर बनाए जाते हैं, और मेंबर बनने के बाद एक वक्त उसका ऐसा आता है कि वो मेंबर पूरे तौर पर कंट्रोल हो जाता है, वो वहाँ से फिर वहाँ से वापस नहीं आ सकता, जो उसको कहा जाएगा वही सुना। तो क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इल्यूमिनाटी का जो कब्जा है पॉलिटिशियन पर या किसी पॉलिटिक्स ग्रुप है जो सरगना, उस पर भी होने वाला है या हो रहा है? सब पर कब्जा है, टॉप लेवल लीडर्स सब पर कब्जा है। हर एक ग्रुप में अपना 10% घुसा रखा है। अच्छा, जिसको बोलते हैं कंट्रोल अपोजिशन ही बोल सकते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर एजेंसी में, गवर्नमेंट एजेंसी में भी मिलेगा आपको। अच्छा, आपसे बड़ा ज़रूरी सवाल है। सवाल ये है कि जैसे कि वन फैमिली वन नेशन वन अर्थ जो हो जाएगा, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक सरकार होगी, एक नेशन होगा, एक धर्म होगा, तो फिर हिंदू मुसलमान जो चलता है अपने देश में, भारत में, उसके बाद अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर इनका क्या होगा? लेवल अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है आपको, कंट्रोल हो चुका है। आपको बता दूं, अयोध्या में जो आपका 24 जनवरी को हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, बिल्कुल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कई तारीख हुआ था, कई जनवरी को हुआ था? 22 या 22 बहरहाल उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 250 मंदिर को तोड़ा गया, 250 मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद और मजार को तोड़ा गया, लेकिन 250 मंदिर तोड़ा गया। सफाई में तो ये कहा गया कि बाहर से लोग जो आएंगे उनके लिए सड़कें चौड़ी की जा रही है। हाँ, सड़कें चौड़ी करने के बहाने से 250 मंदिर तोड़ा गया, लेकिन कोई मीडिया दिखाया नहीं, दिखाया इसलिए नहीं दिखाया, अगर मंदिर को दिखाएगा और मस्जिद को दिखाएगा, दोनों हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाएंगे। मीडिया का बड़ा रोल है इसमें, हिंदू मुस्लिम लड़ाने में और इस खुफिया तंत्र को बढ़ाने में। उन्होंने मंदिर को नहीं दिखाया, सिर्फ मस्जिद को दिखाया। मस्जिद मंदिर टूटने का प्रमाण आपके पास? प्रमाण आपको दे दूंगा, ढेर सारे प्रमाण है। अखंड हिंदू राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर गंगाराम तिवारी, वहाँ का अयोध्या से बात करा सकता हूँ, डायरेक्ट बात कर लें या चल के देख लें, बहुत से सबूत हैं। तो वही मैं पूछ रहा था कि ये हिंदू मुसलमान जो और अलग अलग भिन्न भिन्न धर्म के जो लोग रहते हैं यहाँ पर, इन पर क्या असर पड़ने वाला है? जो ईसाई है, यहूदी है, तो पूरी दुनिया की जो फैमिली होगी, जो एक धर्म होगा, उनका क्या धर्म होने वाला है? जी, ये तो फ्यूचर की बात होगी। धर्म तो सबका एक ही हो जाएगा एक जगह, एक वक्त के बाद, लेकिन फिलहाल अभी लेबल अलग अलग है। हाँ। धर्म ही कंट्रोल हो चुका है। मिसाल तौर पर, मैंने सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से ही सवाल नहीं है मेरा, किसी मौलाना ने यह सवाल किया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, किसी पंडित ने यह सवाल किया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या, और कुछ लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सरियत लोग इसके लिए मौन है। क्यों मौन है? अरे पंडित ऐसे नहीं हो सकते हैं, या सारे उलमा कराम ऐसे नहीं हो सकते, कुछ उलमा कराम बोल भी रहे हैं। मौलाना सलमान नदवी साहब बोल रहे हैं, मौलाना सलमान अजीरी साहब बोल रहे हैं इसके बारे में, जिनको जेल में डाल दिया गया, और कई स्कॉलर बोल रहे हैं, इंडिया के डॉक्टर बलहारा साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर कोठारी बोल रहे हैं, और उनकी टीम में तो हम लोग बाकायदा तौर पर जंतर मंतर प्रोग्राम करके बता रहे हैं, देश की जनता को जगा रहे हैं। चूंकि ये सारे पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल हो चुके हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सारे पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल हो चुके हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कंट्रोल है, गुलामी कर रहा है अलग अलग तरीके से, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी, लेवल पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग लगा हुआ है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से गुलामी कर रहा है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हिंदुओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, मुसलमानों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और सबको मिल करके इसके खिलाफ तहरीक चलानी पड़ी, तभी जान बच सकता है, वरना बचना मुश्किल है। कई स्कॉलर तो ऐसा कहते हैं कि जैसे कोविड की महामारी आई, उसके बाद नोटबंदी आया, तो इन सब पे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है या फिर कोई खुफिया एजेंसी है जो वैश्विक शक्ति है, उनका इस पे कंट्रोल था, क्या सही है? बिल्कुल 100% सही है। कोरोना वायरस का आपको बता दूं, पूरी दुनिया में किसी भी कोर्ट में साबित नहीं कर पाया किसी डॉक्टर या साइंटिस्ट ने कि कोरोना वायरस को वजूद है या एग्जिस्ट करता है, लेकिन पूरी दुनिया में फैलाया गया बीमारी है। लेकिन और इसके खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाया उसको मार दिया गया, हैती के राष्ट्रपति को मार दिया गया,
तंजानिया के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस को फेक साबित किया, भेड़ बकरी पपीता में साबित किया कि इसमें भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो उन्होंने पाबंदी लगा दिया था, मास्क पे पाबंदी लगा दिया था। नतीजा ये हुआ कि वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जरिए से उसको नजरबंद कराया और 11 दिन के बाद उसको डेड बॉडी मिली। यानी ऐसे लोग पहुँचे, मतलब उसका जो चैन सिस्टम बहुत अंदर तक पहुँचा हुआ है। कौन किस रूप में उसके लिए काम कर रहा है कहना मुश्किल है। अच्छा चलिए, उसके बाद तो टीका भी लगवाया गया, वैक्सीन का टीका, वैक्सीन के लिए हमारे डॉक्टर कोठारी साहब जो हमारे टीम के लीडर हैं, उन्होंने 2020 से चिल्ला के बोल रहा था, बड़ी सभा में बोल रहा था, कई बार बोला, चैनल से बोला और यहाँ के कृषि आंदोलन में जा कर समझाया कि ये बहुत जहरीला टीका है, लेना से खतरे से खाली नहीं है, इसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स बहुत ही खतरनाक जानलेवा है। बकायदा उन्होंने पर्ची छपा के बांटवाया कि इसके अंदर क्या क्या खतरनाक एलिमेंट्स डाला गया है, और मैंने भी उसको शेयर किया भोज के अपने इलाके में। मैं भी बीच में कई तरह के न्यूज़ भी आ रहे थे कि लोग परेशान, वैक्सीन लगवाने के बाद तबीयतें खराब हो रही है और भी कई तरह की बीमारियां आ रही है। तो वही तो बता रहा हूँ, वैक्सीन सवाल पहले ये पैदा होता है, अगर बीमारी नहीं वैक्सीन क्यों, और वैक्सीन के अंदर इतना खतरनाक चीज़ें हैं फिर क्यों डाला जाएगा। हकीकत तो यह है कि जब कोविड की महामारी थी तो कई लोग बीमारी की वजह से मरे। बिल्कुल जी, लेकिन आपको बता दूं वो कोविड से नहीं मरे, रेडिएशन छोड़ा गया था टावर से रेडिएशन अगर बढ़ा दिया जाए, अच्छा, जो मोबाइल यूज़ करते हैं ना, इसका रेडिएशन अगर बढ़ा दिया जाए ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, जो अभी आपने कहा कि टेक्नोलॉजी की जो महामारी, हाँ जी, ये टेक्नोलॉजी महामारी है। ऊपर से जहर फैलाया गया जहाज के जरिए से, जिसको कैम्स्टेल बोलते हैं, उसको करवाया गया, सैनिटाइजेशन के नाम पे जहर फैलाया गया मोहल्ला गली गली में, और झूठी टेस्टिंग कराई गई, टेस्टिंग के जरिए जो केमिकल डाला था नाक में उससे जहर फैलाया गया, इससे डीएनए डिस्टर्ब हुआ, ये सब बीमारी जानबूझ के फैलाया गया था, और ये साबित करने के लिए बीमारी है, और उस महामारी से बचने के लिए नाम पे जहरीला टीका लगाया गया, जिसका आज तक उसका असर दिखने मिल रहा है, चलते फिरते लोग मर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि कंपनी ने कबूला, खुद बीटर के कोर्ट में कंपनी ने कबूला कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकता है, खतरनाक हार्ट अटैक हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, मगर कंपनी ने कबूला। जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं दुनिया में। अपने भारत में जैसे देख लीजिए, कहीं ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो जाती है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी है। तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका मिसाल समझिए, समझ लिए एक पुलिस और फौज है, उसके हाथ में राइफल दे दिए, क्या करेगा वो? देश की सुरक्षा करेगा। बिल्कुल। वही राइफल अगर डकैत को दे देंगे तो क्या करेगा वो? तो लोगों की जान लेगा। वही हो रहा है यहाँ पर। टेक्नोलॉजी इंसानों के हाथ में था तो इंसानियत का डेवलपमेंट हो रहा था। अब वो टेक्नोलॉजी शैतान और बड़ा शातिराना तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है पूरे सिस्टम का। अब वो इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है, इंसानियत को मारने के लिए कर रहा है, यही हो रहा है बस। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये वैश्विक शक्ति जो है, या फिर इल्यूमिनाटी है, या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ऐसा तो सभी का मानना है। या अभी जो सबसे शक्तिशाली जो देश है अमेरिका है, तो लोग मानते हैं और कहते भी हैं। तो क्या उन्हीं की साजिश है, उन्हीं का चाल है, या फिर कोई और इसमें सम्मिलित है? वो जो वैश्विक शक्ति है, जो खुफिया शक्ति है, वो उसका कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है, उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ। अदरवाइज तो लोग मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो छुपा हुआ है, कहाँ पर है नहीं पता। दो फैमिली इसका शैतानी ग्रुप का बहुत स्ट्रांग है, पुरानी फैमिली है, उसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन और रॉथस्चाइल्ड फैमिली। रॉकफेलर फाउंडेशन के कंट्रोल में सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं और ऑयल रिफाइनरीज वगैरह वगैरह है, बिजनेस कंट्रोल है। और रॉथस्चाइल्ड फैमिली के अंदर पूरा कंट्रोल बैंकिंग सिस्टम है, वर्ल्ड बैंक, स्विस बैंक उसी कंट्रोल में है। अब इंडिया के अंदर देख लें, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब उसी कंट्रोल में है। जितना माइक्रो फाइनेंस सबका चैन वहीं से लगा हुआ है, जितना ब्लैक मनी जाता है सब उसके हाथ में जा रहा है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली के हाथ में। तो बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल में है और पूरा मल्टीनेशनल कंपनी भी कंट्रोल में है। अभी जो इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं इसका भी पार्ट हो सकता है। 100% उसी वही करवा रहा है। चाहे इजराइल और फिलिस्तीन का जंग हो, चाहे यूक्रेन रूस का जंग हो, उसका काम ही है कि दुनिया में उथल पुथल पहुंचाना और आपस में लड़ाना और अपना हथियार बेचना और इंसानियत का शोषण करना। आपका कहने का मतलब है जो भी दो नेशन आपस में टकराती है, ये नहीं खुफिया एजेंसियों का। जी हाँ, यहाँ तक कि इंडिया पाकिस्तान छोड़ दें आप, इंडिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो दंगे होते हैं, इसकी प्लानिंग भी वही लोग करते हैं। आपको लगता है कोई RSS BJP मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है या हिंदू मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है, मुसलमान हिंदू के खिलाफ लड़ रहा है, बिल्कुल गलत सोच है आपका। या कोई सोच रहा है, गलत सोच रहा है। सारी प्लानिंग विदेश में होती है, अरबों कई डॉलर्स खर्च किए जाते हैं इसके, बाकायदा कुछ मेंबर्स को ट्रेनिंग देते हैं विदेश बुला करके। नहीं, बात तो यहाँ तब आती है जबकि किसी धर्म का, जैसे मुसलमानों का कोई फेस्टिवल होता है या हिंदुओं का कोई फेस्टिवल होता है, वहाँ पर एक नारा लगता है हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है। यहाँ से ये लड़ाई उठ गई है। आप जिस समाज में रहते हैं, ये बताएं कि कोई हिंदू या कोई मुसलमान दंगा फैलाना चाहता है? बिल्कुल नहीं। जवाब मिलेगा नहीं। फिर दंगा फैलता कैसे है? वो जो ट्रेनिंग देते हैं कुछ लोग 10% उस ग्रुप में भीड़ भाड़ घुसा करके उससे काम कराया जाता है।
ठीक है, आप तो मीडिया में देख भी रहे हैं, बहुत लोग पकड़ा भी रहा है, शक्ल सूरत बदल के नाम कुछ और है, हकीकत दिखा कुछ और रहा है और हो रहा है। मंदिर में फेंकने वाला कोई और होता है, मस्जिद फेंकने वाला कोई और होता है, सब पकड़ा रहा है। तो ये तो सामने दिख रहा है। तौकीर उस्मानी साहब और अपने बारे में ये बता रहे थे क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या है वैश्विक शक्ति और क्या है इल्यूमिनाटी, क्या है वन नेशन वन अर्थ। इस बार 2024 में झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव होना है 20 तारीख, तौकीर उस्मानी साहब चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को किस बात के लिए अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, किस बात के लिए जागरूक करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। तो बताइए आप चुनाव जो लड़ेंगे तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? हमारी पार्टी है विश्व शक्ति पार्टी जी, नाम से भी समझ रहा हूँ, विश्व शक्ति पार्टी। हाँ, विश्व शक्ति। तो विश्व शैतानी ताकत से लड़ने के लिए विश्व शक्ति पार्टी नाम भी उसी तरह चुना गया हम लोगों ने। तो उसी खिलाफ लड़ने का हमारा प्लान है। उसके ये पार्टी वजूद में कब आई है? 1 साल पहले। अच्छा, 1 साल हुआ है। हम लोग न्यू ऑर्डर पे एक्सपोज कर रहे थे जंतर मंतर से, लगातार 2 साल से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे थे। उसी अच्छा, बीच आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने जीवन के बारे में, आपने कहाँ से पढ़ाई की और कब आप सेना में भी थे, सेना के बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत ही छोटे जगह का रहने वाला हूँ। मेरा लेथा गांव हुआ जी। प्राइमरी स्कूलिंग मेरा वही लेथा बसंतराय प्रखंड जी, बसंतराय प्रखंड में गोड्डा जिला के अंदर लेथा गांव पड़ता है। वहीं से मैं वहाँ के प्राइमरी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद मिडिल स्कूल में धपरा मिलत स्कूल धपरा से किया। उसके बाद हाई स्कूल मैंने मिलत हाई स्कूल धपरा से किया। 10th वहीं से पास किया मैंने। उसके बाद इंटर किया मैंने भागलपुर से। भागलपुर से इंटर के बाद मैं इंजीनियरिंग की एंट्रेंस तैयारी कर रहा था पटना में रह करके। उसी दौरान मुझे एयरफोर्स में टेक्निकल ग्रुप में सिलेक्शन हो गया। हालांकि मेरे फादर मना कर रहे थे पढ़ने लिखने की उम्र में जॉब क्यों करना है, लेकिन मुझे जॉब अच्छा मिल गया। मुझे पता चल गया एयरफोर्स की अच्छी जॉब है और टेक्निकल ग्रुप है, सारी ट्रेनिंग एयरफोर्स कराएगी और डिग्री भी देगी टेक्निकल की। तो मैं ज्वाइन। आप कितने दिन रहे जॉब में? 20 साल रहे। उसके बाद आप रिटायर हो गए? हाँ, 20 साल के बाद फिर मैंने देखा सोसाइटी में कुछ काम करना चाहिए। एजुकेशन के मामले में हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैं रिटायर होने के बाद फ़ौरन स्कूल शुरू किया, राइट करियर इंग्लिश स्कूल। लेकिन स्कूल शुरू करने के बाद जो हमारा मिशन विजन था वो पूरा नहीं हुआ। तो गार्जियन समझ नहीं पा रहे थे स्कूल एजुकेशन किस तरह देना चाहिए। तो फिर मैंने एक तालीमी तहरीक शुरू किया। तालीमी तहरीक शुरू किया और उसके साथ साथ मैंने सोचा कि जो लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पा रही हैं और खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल की ज़रूरत है। तो +2 लेवल का स्कूल हमने प्लान किया कि +2 लेवल की स्कूल होना चाहिए अपने कल्चर में और CBSE बोर्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके लिए एक तहरीक चलाया मैंने जिसका नाम है तालीमी तहरीक। आज 2018 में चलाया, 19 में चलाया, लगातार चल ही रहा था। और एक स्कूल का फॉर्मेशन की बात हो ही रही थी, तब तक लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद जब हमने देखा कि ये तो बीमारी है ही नहीं, फिर बड़े बड़े लोग मास्क लगा रहे हैं, झूठा लॉकडाउन है। मैंने बड़े बड़े नेता से बात किया, मंत्री से बात किया और उसके बाद जो है एक बामसेप के लीडर थे बामन मिश्रा, उनसे डायरेक्ट बात किया, सबने नकार दिया। तब हमको लगा कि ये लोग बड़े बड़े लोग मास्क क्यों लगा रहे हैं और इसको इसको झूठी साजिश की बीमारी क्यों बोल रहे हैं। जब मैंने स्टडी करना शुरू किया पता चला कि ये तो बड़ी गहरी साजिश है। तब मैंने इसका थोड़ा गहराई से मुताला किया, फिर समझ में आया कि फिर समझा नहीं इस पर अभी फिल वक्त इस पर काम करने की ज़रूरत है जो इंसानियत पर ख़तरा मल डला रहा है। बिल्कुल। अभी फ़िलहाल इंसानियत को जान बचाना है। इसलिए मैंने उस लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले तो मैंने मैसेज दिया फेसबुक पर। उस वक्त हमारे विधायक इलाके के जितने विधायक और सांसद अपना फंड निकाल करके फंसे हुए मजदूरों के नाम पे फंड 10-20 लाख 50 लाख रुपए फंड निकाल के देने की बात हो रही थी, मीडिया में देख रहा था। तो मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा है, हमारे एक नेता लोग हमदर्द हैं, अच्छी बात है, अच्छी पहल है। तो मैंने एक मैसेज डाल दिया ऐसे फेसबुक पर कि अगर किसी को इनका सहायता राशि ना पहुंच सका हो तो हमसे कंसल्ट करें, मैं हो सकता है कुछ मदद करवा दूं। ये मैसेज डालने के बाद करीब 1000 1200 1500 लेबर का मेरे पास मैसेज आ गया, फ़ोन कॉल आ गया। और वीडियो जब देखता तो मैं रोना आता था। मतलब एक कमरे में बंद है, कंपनी पैसा नहीं दे रही है, भूखे तड़प रहे हैं। तो मैं उस वक्त का माहौल ही कुछ तो मैंने ताल्लुकात के बना पे उस तमाम जितने लोग आया सबको मैंने ड्राई राशन और कुड फूड वगैरह वगैरह इमीडिएट मैंने प्रोवाइड करवाया कि वहाँ चले जाओ। वहाँ पे लोकेशन दिया अपने फ्रेंड वगैरह जो भी ताल्लुकात थे हमारे, मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, हैदराबाद में, जिस तरह से भी बन पाया आपने। उसके बाद मैंने 1000-2000 करके पैसा भिजवाया अपने ताल्लुकात वालों से, वहाँ पैसा भेजने वहाँ मजबूर है। इस तरह से मैंने मदद किया। मदद करने के बाद 15 हफ्ता रोज़ इसमें बिजी रहा मैं। उसके बाद फ्री होने के बाद फिर इस पे स्टडी करना शुरू किया। जब इसका सबूत मिल गया कि बहुत बड़ी साजिश है, फिर मैंने उस लॉकडाउन के दौरान छुप के मोटरसाइकिल लेकर के घर घर जा करके मैंने लोगों को जगाने का काम किया।
मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, नुक्कड़ सभा में, मंदिरों के बीच में, हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच, सबको जगाना शुरू किया और बाकायदा किताब छपाया मैंने, कोरोना वायरस किताब छपाया और एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ मैंने बांटना शुरू किया कि देखिए भाई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। बहुत लोग समझ पा रहे थे, बहुत लोग हमको मजाक उड़ा रहे थे, यार सारे लोग पढ़ बेवकूफ़ हैं क्या, सब नहीं, हकीकत में आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है जी, समाज को जागृत करने का, समाज को समझाने का कि हमारे साथ कुछ ना कुछ साजिश हो रही है वैश्विक शक्ति के द्वारा, किसी खुफिया एजेंसी के द्वारा। तो आप इस मिशन में कैसे कामयाब हो पाएंगे, कहाँ तक आप सफल हो पाएंगे? हमारी कोशिश है, बाकी क्या रास्ता चुना है आपने? हमारी कोशिश है, रास्ता कई सारे हैं। सबसे बड़ा रास्ता हमारा देश की आम जनता है, बिल्कुल वो जागरूक होना चाहिए। वो जागरूक हो जाएगा तो सबको उखाड़ फेंकेंगे हम। और अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो नेता मंत्री भरोसे अगर पड़े रहेंगे, जो मौजूदा नेता कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण, अगर उसके भरोसे रहेंगे तो फिर वही होगा जो हो रहा है, जो होना चाह रहा है, जो शैतानी लॉबी चाह रहा है वही होगा। क्योंकि शैतानी लॉबी सब गुलाम हो चुके हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम करने वाले हो, चाहे दलित ब्राह्मण। 2 ग्रुप है इंडिया में, अब बता दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 2 संगठन है इंडिया में जो इसका काम रात दिन हिंदू मुस्लिम करना, और दूसरा संगठन उससे पैरेलल में काम कर रहा है दलित ब्राह्मण। इशारा आप समझ गए? बिल्कुल, दलित ब्राह्मण। मैंने सवाल किया तो कोरोना वायरस सब नंगे होंगे, कोई जवाब नहीं मिला हमको, और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। असल मुद्दे कोई बात नहीं कर रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर मैंने सवाल किया, कोई बात नहीं कर रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। इससे सब जाहिर होता है सब कंट्रोल है। तो अगर हम उसके भरोसे रहेंगे तो सारे लोग मारे जाएंगे। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आम जनता जागरूक हो और सब मिलकर इस खुफिया ताकत को, इसके एजेंडे को उखाड़ फेंकें। बिल्कुल, इन सब चीज़ों को बताने के लिए जनता के बीच जाना ज़रूरी है, और जनता के बीच जाने के लिए एक सही रास्ता जो है, और एक लगता है कि भारी भरकम रास्ता होना चाहिए, वो है राजनीति का रास्ता। जब तक आप चुन कर आएंगे, लड़ कर आएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तभी आप समझा पाएंगे। आपका यही कहने का मतलब जी, है? जी हाँ जी। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी का नाम जैसे आपने बताया विश्व शक्ति पार्टी, मैनिफेस्टो क्या रहेगा आप जैसे चुनाव लड़ेंगे तो? फिलहाल तो 3 एजेंडा मेरा है। अच्छा, आपको मैंने बताया, हार्ब टेक्नोलॉजी, मौसम क्षेत्र जो सामने दिख रहा है सबको, उसमें कोई चर्चा नहीं कर रहा है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद डिजिटल करेंसी जो सामने दिख रहा है, मार्केट में धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। सरकार बेबस है, क्योंकि सरकार कंट्रोल में ही नहीं है। रिजर्व बैंक इंडिया के थ्रू WHO आपका वर्ल्ड बैंक कर रहा है कंट्रोल, सरकार के हाथ से बाहर है। उसी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड ऐसा है जैसे फार्म वाली मुर्गी का अंडा, इसको खा सकते हैं, इससे बच्चा पैदा नहीं कर सकते। उसी तरह सीड जो दिया जाएगा आपको, खेती कर सकते हैं, खेती उगाने के बाद जो अनाज बचेगा उस अनाज को खा सकते हैं। उस अनाज से दोबारा फिर खेती नहीं कर सकते, आपको बीज वहीं से लेना पड़ेगा कंपनी से। अच्छा। जब कंपनी से बीज लेंगे तो आप उसको गुलाम हो जाएंगे। अब वो मनमानी रेट लगेगा, मनमानी खाद वही देगा, केमिकल वही देगा, उसके ऊपर आप पूरे तौर पर डिपेंड हो जाएंगे। नहीं, इस चीज को आने के लिए अभी तो सैकड़ों साल लग जाएंगे, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है। बहुत तेज काम हो रहा है इसमें। 20-25 साल में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई। आप 25 साल पीछे चले जाइए, मोबाइल था नहीं, आज देख लीजिए मोबाइल कितना डेवलप हो गया। नहीं, तो बात है टेक्नोलॉजी की बात है। अभी तो मान लीजिए कि अभी हजारों एकड़ खेतियां हैं, वो हाँ इंडिया में थोड़ा वक्त लगेगा, इंडिया में तो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए कैशलेस हो गया। हाँ, हाहाकार मचा हुआ है। अभी देख लीजिए बैंक का दिवालिया हो गया बांग्लादेश में। मैं तो 4 से 5 साल से बोल रहा हूँ लोगों को, अगर बैंक में पैसा है, बैंक पैसा जमा ना कर रखें, कम से कम रखें 5-10 हज़ार जो भी है, अदरवाइज ज़्यादा अमाउंट ना रखें। बहुत पैसा है, किसी गरीब को दान कर दें, उससे अच्छा है। लुटाना अच्छा है कि गरीब को दान कर दें। कब का क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। लोगों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए आप राजनीति में आना चाहते हैं? जी, बहुत ज़रूरी है। और आपका जो आपने जो एजेंडा बताया, 3 एजेंडा जो बताया, तो एक MLA या विधायक तो एक छोटा सा पोस्ट है, यहाँ जीत करके आप कितने लोगों को समझा पाएंगे? देखिए, हौसला बुलंद होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मैं नॉमिनेशन करा रहा हूँ, जीतू हारू बात की बात है। मैं तो बगैर नॉमिनेशन कराए, बगैर किसी ओहदा के, मैं जंतर मंतर से पार्लियामेंट के बगैर में 1.5-2 साल चिल्ला लोगों को बता रहा हूँ, जो बातें जो आपसे सामने रख रहा हूँ, चिल्ला बोल रहा हूँ। हमारी टीम बोल रही है, तो बोलने वाला कैसे बोलेगा बेखौफ खतर, उसको कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है। बाकी और पार्टियां जो है, अच्छा आप राजनीति में आने के लिए कांग्रेस और बीजेपी भी तो रास्ता चुन सकते थे। आपको शुरू में जवाब दे दिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर कोई सब खामोश है, कोई नहीं बोल रहा। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे AMIM की पार्टी ओवैसी साहब की क्यों नहीं, ओवैसी साहब नहीं बोल रहे हैं। ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा मार्च लगाए थे लॉकडाउन दौरान, अपन देखा, याद करें। असदुद्दीन ओवैसी को तो कहा जाता है, ओवैसी साहब को कहा जाता है कि वो तो मुसलमानों के रहनुमा है, मुसलमानों के बारे में ठीक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, फिर वो क्यों नहीं बोल रहे? वही तो मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे। ओवैसी साहब को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पता नहीं है, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। ओवैसी साहब को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पता है या नहीं, ये पहले बताइए। बिल्कुल एजुकेटेड आदमी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होगा, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन है तो फिर इतना खतरनाक एजेंडे के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है?
और अगर नहीं जानकारी है फिर जानकारी जब नहीं है फिर ऐसे लोग हमें नेता कैसे मान लें हम? इस इतने बड़े टॉपिक पे जानकारी नहीं है। दोनों बातें, अगर जानकारी है, पढ़ा लिखा है, जानकारी है न्यूज़ लॉ के बारे में, और अगर जानकारी होने के बावजूद नहीं बोल रहा है तो फिर गलत कर रहा है, और जानकारी नहीं है फिर उसको हम नेता कैसे मान लें? तो आखिरकार हम किस पार्टी को हम सही माने? इंडिया में हम किस पार्टी को लेकर के हम जो हमारे क़यादत के लिए आ गए हैं, किस पार्टी को हम, बीजेपी, कांग्रेस, MIM या और भी जितनी पार्टियां हैं, RJD है या फिर सपा है, बसपा है, किसको हम सही माने? ये बहुत अहम सवाल है। इसके लिए जनता को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और पढ़े लिखे लोगों को सामने आना पड़ेगा। सियासत एक करप्शन का अड्डा बन गया है इंडिया में, खासकर देखा है इलेक्शन। अभी इलेक्शन में नॉमिनेशन करा रहा था, लोग बोला आपको पैसा नहीं, कहाँ से कराएंगे? मैंने कहा कि मेरा हिम्मत ही सबसे बड़ा पैसा है, और मतलब कि एक इलेक्शन लड़के 5 करोड़ 10 करोड़ चाहिए, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जनता का सपोर्ट चाहिए, जनता का जागरूकता चाहिए। जागरूकता हो जाएगी तो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो सबसे बड़ा करप्शन यहाँ पर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया है। जो नेता या कोई कैंडिडेट 10 करोड़ रुपया देकर सियासत में आएगा तो क्या करेगा? वो आपकी भलाई सोचेगा या लूटने की सोचेगा? नहीं, आप तो एक बड़ा मिशन लेकर के चले हैं, बड़ी बातें हैं, लेकिन अभी तक तो यहाँ के जो लोगों की जो मांगे हैं, जो मजबूरियां हैं, अभी भी रोटी कपड़ा मकान है। उसकी मजबूरी क्यों सुनेंगे लोग? जी, इसकी मजबूरी इसलिए है कि एक तरफ तो देश का पैसा ब्लैक मनी तौर पर विदेश में जमा हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे लोग, देश की जनता गरीबी रेखा से नीचे हो रहे हैं, 70% से ऊपर चला गया गरीबी रेखा। उसकी वजह क्या है? इस देश की जनता को अपना वोट देने का अधिकार का पता है, सिर्फ और सिर्फ। मैंने ये बातें जंतर मंतर से भी कहा है, मेरा वीडियो शायद देखे होंगे, बहुत वायरल हुआ था। मैंने कहा कि इस देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ वोट देने का अधिकार का पता है, जबकि देश का मालिक, लोकतांत्रिक देश का मालिक देश की जनता होती है। बिल्कुल, जिस तरह से उसको अधिकार है, हाँ, लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक है। जिस तरह से देश की जनता को वोट देने का अधिकार है, उसी तरीके से नेता मंत्री को, सांसद विधायक को उसको बैठाने का अधिकार है। ये जनता को इसका अधिकार पता नहीं है। अगर वो जनता चाह ले कि तुम फॉर्च्यूनर में कहाँ से पैसा लाया, फॉर्च्यूनर घूम रहा, कहाँ से पैसा लाया, तुम तो अभी साइकिल घूम रहा था, आज विधायक बनने के बाद फॉर्च्यूनर कहाँ से आ गया? उन्हें तो फंड दिया जाता है, फोन कॉल का, आवास का, खाने पीने क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? ये सेवा के लिए आया कि लूटने के लिए आया है? क्यों दिया जाता है? ये तो सवाल है। एक राजीव दीक्षित, आप नाम सुना होगा आपने, उन्होंने तहरीक चलाया था, उन्होंने तहरीक चलाया, नेता मंत्री को तनख्वाह पेंशन क्यों चाहिए? एक 50 साल 60 साल करने वाला, नौकरी करने वाला अधिकारी कर्मचारी को पेंशन रोक रहे हैं, और ये नेता मंत्री 2 दिन के लिए बन जाए, मंत्री बन जाए, उसको फुल पेंशन, इसका अलग पेंशन, उसका अलग पेंशन, कई तरह पेंशन मिलते हैं, सरकारी आवास मिलता है, क्यों मिलना चाहिए उसको? नहीं, उसमें कई नेता तो ऐसे ईमानदार भी होते हैं। क्या जनता चाहती है कि वो उसको मिले? जनता खुश है उसके फैसिलिटी से? नहीं, जनता तो अपने लिए चाह रही है ना, अपने चाह रही है। बिल्कुल। तो जनता चूंकि मालिक है, वो फैसला कैसे किया उसने बगैर मालिक के पूछे? तो जनता की जागरूकता चाहिए यहाँ पर, जनता जागरूक हो जाएगा, नेता मंत्री। आखिर जनता करे क्या? वही कांग्रेस, वही बीजेपी, RJD या सपा या बसपा? जनता को पहले जागरूक होना पड़ेगा, अपनी मालिकाना शक्ति को जानना होगा, हमारे पास मालिकाना शक्ति क्या है, और मालिकाना शक्ति अधिकार, शक्ति उसकी ये है यूनिटी, अधिकार है उस जानकारी, अपना बारे में जानना, वो अधिकार जाने, और उसकी शक्ति है यूनिटी, यानी कि हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण जो लड़ाया जाता है, इसलिए लड़ाया जाता है ताकि बटे रहें, उसकी शक्ति मजबूत ना हो जाए। तो वो शक्ति तैयार करना पड़ेगा, आपस में यूनाइट होनी पड़ेगी, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, तमाम जाति और धर्म के लोगों को आपस में मिल करके उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगा। गड़बड़ कहीं कर रहा है, सवाल करना पड़ेगा, तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर कहाँ से है, तुमने 2.5 लाख रुपये तनख्वाह क्यों तय किया? यहाँ से खाने के लिए पैसे नहीं, 1000 रुपये के लिए बेवकूफ़ बना रहा है। अभी महिला समाज योजना देख रहे हैं ना, हेमंत सरकार दे रही है, 1000-2000 के लिए लाइन लगा रहे हैं औरतें, 1000-2000 की लाइन लगा, एक मालिक, देश का उसका मालिक है, चाहे हेमंत सोरेन या कोई भी सोरेन हो, उसका मालिक है जनता। वो जनता औरतों को 1500-2000 के लिए लाइन लगवा रहे हैं, और वो नौकर फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर में आइसक्रीम खा रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? जनता को अपना अधिकार पता नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं सिस्टम के थ्रू तो आना ही होगा। जैसे अब मान लीजिए लाइन में जनता नहीं लगेगी तो अपना फॉर्म कैसे फिलअप होगा? हर घर में तो पढ़े लिखे लोग नहीं है कि खुद से फॉर्म भर लें, ये तो एक सिस्टम का हिस्सा है। ये तब हो रहा है जब हमें अपना अधिकार नहीं पता। हम मालिक हैं, मालिक हैसियत से बात करना है, लेकिन हमें अपने मालिकाना शक्ति का पता रहेगा तब ना मालिक की तरह बात करेंगे। तो हमारे साथ तौकीर उस्मानी साहब थे, जो कि वायुसेना में थे और अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट हुआ और पॉलिटिक्स में आने के बाद चुनाव लड़ना चाहते हैं महकमा विधानसभा से। और इनका मोटो जो है, इस मोटो में इनका जो मैनिफेस्टो है, कहाँ तक कामयाब हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और बहुत बड़ी बात है, जो हमारे व्यूवर्स, जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे दर्शक हैं, इन चीज़ों पर रिसर्च करें जिस पर अभी बात हुई। बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड ऑर्डर और वैश्विक शक्ति जो है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, इल्यूमिनाटी जो है, किस तरह से
वन नेशन वन अर्थ और वन फैमिली की बात करती है। और इस चीज़ को जागरूक करने के लिए, इस बात से जागरूक करने के लिए फ़कीर उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़े थे और इनका उद्देश्य है कि हम चुनाव लड़ें और जनता को जागरूक करें। हमारे साथ मौजूद थे, अभी इनको किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकता। फिर इनसे मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक पर। आप देख रहे थे देसी तरकश, मेरा नाम है जुनेद अहमद।